ये स्टोमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है और आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस स्टोमी की शुरुआत से लेकर एंड तक लव और अपनी सपोर्ट दी, इन सभी का अपने दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलती हूँ। और इस स्टोरी को आप तक पहुँचाने में अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो तो आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू गाइज। और जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया इनको भी धन्यवाद, कोई नहीं, होता रहता है। और अगली स्टोरी के लिए भी आप सभी की सपोर्ट और लव की मुंतजर रहूंगी। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ गाइज। आपको तो अच्छे से पता है कि चैनल्स पर स्ट्राइक आते रहते हैं और इन स्ट्राइक से हमारे चैनल ऊपर पहुँच जाते हैं भगवान के दर्शन करने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर डाल रखा है। तो इससे होगा ये कि आप मुझे या फिर मैं आपको मिस न कर सकूं। तो बस आप सभी लवली लवली बडीज से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल को भी और इस चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो चले मजीद बोर नहीं करती हूँ आपको और आप सभी को इस लास्ट पार्ट की तरफ लेकर चलती हूँ। तो लास्ट एपिसोड की शुरुआत में ज़ीफिंग अपने मॉम डैड की रिंग निकाल कर आनो को प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरी लाइफ भर के पार्टनर बनोगे, वो शख्स बनोगे जिसके साथ मेरी सभी हैप्पीनेस जुड़ी है। पहले तो आनो को इस बात का बिलीव ही नहीं होता कि सचमुच में ये कहीं ड्रीम तो नहीं है। वो काफी देर तक ज़ीफिंग की तरफ चुप्पी से देखती रहती है और फिर इसको बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर असल में बात ये है कि मेरे पेरेंट्स को इस सब के बारे में मालूम ही नहीं है। तो वो भी इसकी बात सुनकर बोलता है कि लोग प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, उनसे भी पूछ लेते हैं। फिर जब अंकल आंटी इनके पास पहुँचते हैं तो वो इनसे भी पूछता है कि आपके बेटे का हाथ मांगना चाहता हूँ आपसे, हमेशा के लिए इसको अपना बनाकर और इसे हमेशा खुश रखूंगा। तो दोनों हक्का बक्का एक दूसरे को देखने लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है। अंकल आंटी दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब इसका हम क्या आंसर करें। तो अंकल पाई आंटी को शल देखकर हिम्मत करके उनको बोलते हैं कि ठहरो, मैं बोलता हूँ डार्लिंग, कि अब जो भी मेरे मुंह से इधर उधर निकल जाएगा। और ज़ीफिंग को अटकते अटकते बोलते हैं हम इसके खिलाफ तो नहीं है, पर थोड़ा जल्दी है, अगर इस सारी बात को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ समय मिल जाए तो अच्छा होगा। इनको पता नहीं था कि ज़ीफिंग तो पहले से ही आपकी बेटी का सच जानता है। वो यही समझ रहे थे कि शायद वो आनो को बॉय समझकर प्रपोज कर रहा है, जिसके लिए वो समय मांग रहे थे। और आंटी भी बीच में अपनी बाइट शामिल करते हुए बोलती है और फिर तुम्हारे पेरेंट्स के भी राजी होने का तो है ना, उन्हें भी तो अभी तुमने बताना होगा। तो इनके पीछे खड़े मिस फैंग और अंकल डू जोर से बोलते हैं कि हम तो राजी हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अंदर आते हुए इनके पास सभी बारी बारी बोलते हैं हमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों हैप्पी हैं, हमें और क्या चाहिए। और वो दोनों अपने मन में बोलते हैं कि अच्छे फंसे हैं, इधर तो सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब हम क्या करें। और डू पेरेंट्स पई पेरेंट्स के पास जाकर इनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं कि देखो तो जरा दोनों एक दूसरे के साथ कितने हैप्पी हैं, हमें इसके अलावा और क्या चाहिए। और पई पेरेंट्स भी एक दूसरे की तरफ देखकर मन में बोलते हैं कि चाहते तो हम भी यही है, पर प्रॉब्लम ये है जो तुम लोगों को दिख रहा है और जिसे तुम लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, ये सारे का सारा मंजर तो बहुत जल्द बदलने वाला है। और चाहते तो हम भी यही हैं, इससे अच्छा दामाद भला हमें कहाँ पर मिल सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पिछले 26 ईयर के सीक्रेट और अपनी मेहनत को ऐसे जाया नहीं करना चाहते हैं। और शॉजिंग भी इनके पास जाकर बोलती है कि अंकल आंटी मान जाए ना, ऐसे ना वो सीक्रेट शादी करने के बाद हम सभी को पता चले और फिर हम शादी के लड्डू खाने से रह जाएं। और फिर मिस फैंग भी इन सभी की तरफ देखकर बोलती है हम तो आनो को पहले ही अपनी फैमिली का हिस्सा बना चुके हैं। और आनो सारे एनवायरनमेंट को काफी टेंस होते देखकर जाकर अपनी मोम के शोल्डर पर सर रख देती है। और वो दोनों बेचारे खुद को बुरा फंसा देखकर इससे अकेले में पूछते हैं कि पहले से ही इस सब के बारे में डिसाइड कर चुकी हो और हैप्पी रहोगी क्या। तो इनकी सभी पूछी गई बातों पर इसके हाँ हाँ बोलने पर वो दोनों भी मान जाते हैं कि हम क्या करें भाई, ये तो वही बात हो गई कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और वो भी मान जाते हैं कि ठीक है, आगे सब कुछ खुद संभालती रहेगी। फिर अब मामला काफी आगे निकल चुका है, अंकल आंटी की तो सुननी किसी ने नहीं है। फिर सब लोग बारी बारी इनके पास जाकर इनको बेस्ट विशेस देने लगते हैं और फिर सबकी क्लैपिंग में वो इसको दोबारा प्रपोज करके इसके हाँ बोलने पर इसको किस करते हुए रिंग पहना देता है। और इसके बाद लो भाई बाहर निकलकर मिस फैंग ज़ीफिंग को बोलती है कि क्या अभी तुम इसको बताना नहीं चाहते हो कि तुम तो जानते हो कि वो एक गर्ल है, मतलब कि सबके सबको मालूम हो चुका था, बेचारी जिसे सबसे छुपाती फिर रही थी। तो वो अपने मॉम डैड को बोलता है कि इसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं मॉम, वो जब तक खुद नहीं बताना चाहती है मैं इसे कुछ भी नहीं बोलूंगा। मिस फैंग बोलती है कि ठीक है जैसे तुम लोग खुश। और फिर जिहन को अकेले देखकर आ चौका पूछती है कि मुझे वो कहीं नजर नहीं
नहीं आ रहा है कुछ दिनों से। तो जीफेंग बताता है कि उसने तो कल मुझे रिजाइन कर दिया है। घर जाकर कई पेरेंट्स आनो से नाराज थे कि अगर कुछ बुरा हुआ तो फिर क्या करेंगे। इस सीक्रेट को छुपाने के लिए 26 ईयर लगाए हैं हमने और लास्ट मोमेंट पर तुम सबका सब कुछ बर्बाद करने पर लगी हुई हो। वो आनो से एक बात भी नहीं करना चाहते थे और इसे अपने से दूर दूर रहने को बोलते हैं, पर फिर शाओजिंग और वो दोनों मिलकर इनको मना लेते हैं। फिर रात को बेड पर जाते हुए आनो जीफेंग को कॉल करके इसकी प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए थैंक्स बोलती है और इसके लिए सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज करके इसके प्रपोज करने पर हैप्पी थी। फिर दोनों का ही एक दूसरे से बात खत्म करने पर मन ही नहीं कर रहा होता है, तो दोनों एक दूसरे को लव यू बोलने के बाद बोलते हैं कि पहले तुम कॉल को ऑफ करो और जीफेंग बोलता है कि तुम पहले कॉल को ऑफ करो। तो फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो 3 तक गिनते ही इकट्ठे ही इस कॉल को एंड करते हैं। पर अभी वो दोनों इकट्ठे कॉल एंड करने के लिए काउंटिंग कर ही रहे होते हैं कि शाओजिंग इसका नाम पुकारते हुए इसके पास अंदर आ जाती है। तभी अंदर आती शाओजिंग इसको बोलती है कि हाय मिस डू, हाय मिस डू, और वो फौरन से कॉल कट कर देती है कि कहीं जीफेंग उसके गर्ल होने का सुन न ले। पर जीफेंग ने तो सुन लिया था और अपने मन में हंसता है कि पगली कहीं की। और फिर जीफेंग से कॉल फिनिश करने के बाद शाओजिंग और मॉम डैड के साथ मिलकर और ढेर सारी विशेष करने के बाद अच्छे से बर्थडे का केक काटते हैं और सब हैप्पी हैप्पी एंजॉय करते हैं। मॉर्निंग में अपनी आंख खुलने के बाद जीफेंग सबसे पहले आनो के लेटर को पढ़ता है, जिसमें उसने जीफेंग के लिए उसके अपने सर से लेकर पांव तक गर्ल होने के बारे में बताया था और इससे अपने पेरेंट्स की जोशी की बिलीव को भी बताया था कि वो उनकी बिलीव को तोड़ना नहीं चाहती थी और अपनी पिछली 26 ईयर की लाइफ को कितनी स्ट्रगल के साथ उसने गुजारा था और उसने इस सब को कैसे मैनेज किया। और ऐसे सॉरी बोलती है कि तुमसे मैंने ये सब कुछ 100 डेज तक छुपाए रखा। इधर आनो और इसके पेरेंट्स मिलकर जीफेंग के इनके पास आने का वेट कर रहे होते हैं कि आखिर अब वो आनो के साथ रिलेशनशिप में है तो इसकी बर्थडे के लिए तो जरूर वहाँ पर आएगा। पर इनकी डोर खोलने पर इनको फिर चूंकि आनो को बर्थडे के लिए हाई हील सेंड करने पर इसके मॉम डैड को सुनकर शॉक लगता है कि वो बहुत पहले से आनो के गर्ल होने का जानता था। तो बोलती है कि मॉम डैड फिक्र मत करो, उसने कभी किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। वो लोग डोर की हर नॉक पर जीफेंग के आने का वेट कर रहे थे, पर हर नॉक पर कोई और ही निकल रहा था जिसका वेट कर रहे थे। इसका तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। और शाओजिंग के वहाँ आने पर आनो सैड हो जाती है और शाओजिंग को बताती है कि जीफेंग ने इसको आज एक कॉल भी नहीं की है। तो शाओजिंग इसको बोलती है कि मुझे लगता है उसने अभी तक तुम्हारे लेटर को देखा ही ना हो। तो फिर तो बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है और कॉल करने पर वो उसकी कॉल भी पिक नहीं करता है। और फिर वो जिहान से पूछती है कि क्या उसका भाई घर पर है, तो वो बोलती है कि नहीं, वो तो ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल चुका है। तो आनो भी फौरन से रेडी होकर जाते हुए शाओजिंग को बोलती है कि मैं उसके पीछे जा रही हूँ। आचाओ ने जिहान के शोफर होने से रिजाइन करने के बाद दोबारा से हार्ड बर्गर्स वाला स्टॉल संभाल लिया था। जिहान जिन बनी इसके पास जाती है तो इसको भी कस्टमर्स के जैसे ट्रीट करने लगता है कि आपको कितने हार्ड बर्गर्स लेने हैं। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमसे अपोलोजाइज करने आई हूँ। तो इसकी अपोलोजाइज करने की बात सुनकर बोलता है कि मिस जिहान को मुझसे अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपने कहा था ठीक ही तो था, मेरी शोफर की ही औकात है। तो वो इस पर चीख कर बोलती है कि मैंने वो सब शाओजिंग से जेलस होकर बोला था, तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में क्यों नहीं आई? मुझे तुम्हारा किसी और को टच करना अच्छा नहीं लगा। इससे अपने कानों के सुनने पर विश्वास नहीं आ रहा था कि सचमुच में जिहान का कन्फेस मेरे दिल के डोर पर नॉक कर रहा है और अपने धक धक करते दिल से इसकी सभी बातें सुन रहा होता है। वो उससे बोले जा रही होती है कि तुमने किसी और गर्ल को टच भी कैसे किया, तुम कैसे किसी और को छू सकते हो मेरे बिना? तो वो उसकी चीख पुकार सुनकर अपने धक धक करते दिल से मुड़कर इसको फौरन से गले लगा लेता है और बोलता है कि मेरे मरने के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा, अब से देखना, और ये आचाओ का प्रॉमिस है तुमसे। तो वो जानबूझ के इसको डांटते हुए बोलती है कि मैंने कन्फेस थोड़ी ना किया है, मैंने तो अपोलोजाइज किया है। तो बोलता है कि जो भी है, अपोलोजाइज हो या कन्फेस, मैं सब कुछ एक्सेप्ट करता हूँ। और फिर वो इसको दोबारा से शोफर बनने की रिक्वेस्ट करती है तो वो रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी लाइफ में अपने बिलबोते पर कुछ करना चाहता हूँ और इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ और इसी फील्ड में अपना एक नाम बनाना चाहता हूँ। तो वो इसको बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे प्रोफेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसको बोलती है कि मैंने लव तुम्हारे प्रोफेशन को देखकर थोड़ी ना किया है, ये ठीक है, जो करना चाहते हो करो। और दोनों इकट्ठे इसके बनाए गए हॉट डॉग्स को एंजॉय करने लगते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जीफेंग को ढूंढने के लिए आती हुई आनो अम्यूजमेंट पार्क के बाहर इन दोनों को इकट्ठे देखकर पीछे से आकर आचाओ को धक्का मारती है, जिससे इन दोनों की किसी
सी हो जाती है और फिर इन दोनों से ज़ीफेंग को देखने का पूछने लगती है और चाओ इसको गर्ल के गेटअप में देखकर इसकी चेस्ट की तरफ हाथ करके अपना विश्वास पक्का करना चाहता है कि सचमुच में ये मुझे गर्ल ही दिख रही है या फिर नाटक की तरह दोबारा से इसने गर्ल का कॉस्ट्यूम पहन रखा है। तो वो इसके आगे आते हाथ को मरोड़ देती है और बोलती है कि बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी टाइम नहीं है, और वहाँ से भागकर फौरन से अंदर अम्यूजमेंट पार्क के चली जाती है। और आ चाओ जो कि अभी तक हैरान खड़ा था, जीहन इसको बोलती है कि वो सचमुच में गर्ल है। तो चाओ काफी एक्साइटेड हो जाता है कि सचमुच में बेचारा मन में बोल रहा होगा कि मुझे पहले पता होता तो मैं भी पहले चांस मार लेता। ज़ीफेंग के ऑफिस जाने पर आनो को पता चलता है कि वो तो वहाँ पर भी नहीं है। तो फिर आनो ज़ीफेंग के पास माउंटेन पर पहुँच जाती है। इसे पता था कि वो अकेले समय बिताने के लिए नई नई और छुपी हुई जगह ही ढूंढता है और इसके पूछने पर वो उससे मुंह बनाकर बोलता है कि उसने इसके दिए गए लेटर को पढ़ लिया है। तो इसकी पूरी बात सुने बिना अपने पास रखा इसका साइन किया गया प्रॉमिस लेटर दिखाकर बोलती है कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, देखो हमारे बीच में पहले से ही प्रॉमिस हो चुका है। तो वो उससे ये लेटर लेकर फाड़ देते हैं कि अच्छा तो तुमने इस दिन के लिए मुझसे साइन करवा कर ये लेटर अपने पास रखा था। और वो उसके फेस पर एंग्री लुक देखकर डर रही थी कि वो इससे गुस्सा है। तो इसको बोलता है कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है और मुझे हम दोनों के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं चाहिए कि ट्रस्ट करने के लिए हमारे बीच में कागज के टुकड़ों की गारंटी हो। हमारे बीच में हमारे किए गए वर्ड्स की वैल्यू होनी चाहिए। और हाँ, मैं तुमसे नाराज तो हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमने मुझे गर्ल होने का छुपाया, बल्कि इसलिए कि तुमने मेरे पर ट्रस्ट नहीं किया। और कोई नहीं हंसकर बोलता है कि तुम्हारी भी अपनी पर्सनल रीजंस रही होंगी। और इसको गर्ल के गेटअप में देखकर बोलता है कि तुम इस गेटअप में काफी प्रिटी दिखाई दे रही हो। तो वो इसको रिलैक्स देखकर हैरान होकर बोलती है कि तुम मेरे गर्ल होने का सुनकर एक्साइटेड नजर नहीं आए। तो बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारे गर्ल होने का काफी पहले से मालूम जो था। तो बोलती है कि क्या, कब से तुम्हें इसके बारे में पता था? तो इसको बोलता है मुझे तो इसके बारे में काफी अरसे पहले से पता था। तो इसको इसकी चू के साथ की गई वो सभी बातें याद दिलाता है जब हान शेंग की थ्रेट के बाद चू ने इससे कन्फेस किया था और इस पर चीखते हुए इससे कहता है कि अगर ज़ीफेंग को अभी तुम्हारे गर्ल होने का पता नहीं है तो क्या फ्यूचर में भी पता नहीं चलेगा। और आनो उसकी बातें सुनकर रोते हुए बाहर निकल गई थी और उससे पार्क में ज़ीफेंग मिला था। और इसके पूछने पर ज़ीफेंग ने इसको झूठ बोला था कि अभी वो चू के क्लिनिक पर जा रहा था, पर रास्ते में आनो मिल गई थी। पर असल में उसने आनो और चू की सभी बातों को सुन लिया था और उसने आनो को डिस्टर्ब देख लिया था, तभी वो उसके पास गया था। और ज़ीफेंग की बात सुनकर उसको बोलती है फिर तुमने मुझे कुछ फील क्यों नहीं होने दिया इतने अरसे तक कि तुम जानते हो मैं एक गर्ल हूँ? तो बोलता है इसलिए क्योंकि तुमने इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने में 26 ईयर लगाए और मैं इसे 1 सेकंड में कैसे बर्बाद कर सकता था। तो बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि मैंने तुम्हें पूरे 100 डेज तक धोखा दिए रखा? तो बोलता है कि नहीं, तुमने मुझे कोई झूठ नहीं बोला और न ही धोखा दिया है, ये तो मैं खुद था जो कि डिसीव होने के लिए रेडी था, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट जो रखना था। तो बोलती है कि फिर तुमने मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं किया? तो बोलता है मैं चाहता था तुम आकर मुझे सर्च करो। तो वो सुनकर हंसते हुए इसको एक हाथ जोर से मारती है। तो बोलता है कि लड़की बनने के बाद भी हाथ तो मर्दों के जैसे भारी ही हैं। और दोनों हंसने लगते हैं। और फिर सीन चेंज होते ही वो दोनों उसी चर्च में जाकर अपने वेडिंग फोटो शूट करवाते हैं, जहाँ पर सभी लोग इनके साथ वहाँ पर इनको बेस्ट विशेस देने के लिए मौजूद थे। और लास्ट पर वेडिंग फोटो शूट करवाते हुए सबकी बेस्ट विशेस लेने और देने के बाद और एक दूसरे से अच्छे अच्छे प्रॉमिस करने के बाद यहीं पर इस स्टोरी का हैप्पी एंड हो जाता है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ आप लोग भी अपनी फीडबैक मुझे देना बिल्कुल भी मत भूलना। तो बस इस स्टोरी के एंड पर आप सभी लवली बडीज से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे दोनों चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना। मैंने मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर डाल रखा है, आप सभी को अच्छे से पता है। बस थोड़ी सी देरी के बाद तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ। Tell me like a Hellcat.